हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना जो बैक्टीरिया टॉपिक है, मतलब जो जीवाणु टॉपिक है, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आज हम देखेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन और उनके आंसर्स इसमें हम क्या करेंगे, दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी। टीएमवी का मतलब होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। मतलब ये क्या होता है, एक वायरस होता है जो तंबाकू के पौधे में क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। ठीक है, या तंबाकू के पौधे को क्या करता है, इन्फेक्शन करने के लिए उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है। हमसे पूछा गया है इसका जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसका आनुवांशिक सामग्री क्या है। तो देखो, जो हमारा ये बैक्टीरिया है इसमें हमको, या जो हमारा ये वायरस है इसमें हमको क्या मिलता है, आरएनए देखने को मिलता है, या राइबो न्यूक्लियो एसिड जो होता है वो क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, कहानी ये है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड मिलता है कि डबल स्टैंडर्ड मिलता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है जब ऐसे दो धागे हों या टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हों, तब हम उसे कहेंगे डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर एक ये है पहला जो ऐसे जा रहा है और दूसरा क्या है जो ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों मिलते हैं तो हम उसे कहेंगे डबल स्टैंडर्ड। अगर किसी में इनमें से एक ही मौजूद है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड। मतलब वो क्या होगा, ऐसे सिंपल होगा। ठीक है, तो यही जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, यही हमको किस में देखने को मिलता है, इस जो हमारा ये टोबैको मोज़ेक वायरस है इसमें देखने को मिलता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा एक प्लांट वायरस है, मतलब पादप विषाणु है, इसका क्या बताना है, उदाहरण। तो जैसे कि हमको पता है, अगर आपको टीएमवी का फुल फॉर्म पता होता, जो कि क्या होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, तो आप बता सकते थे ये जो विषाणु है, ये विषाणु जो है ये रोग किस में करता है, टोबैको। टोबैको को हम हिंदी में बोलते हैं तंबाकू। तंबाकू के पौधे में क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो तंबाकू जो है, तंबाकू के क्या होता है, एक पेड़ होता है, अर्थात ये क्या है, पादप विषाणु। ठीक है, तो टीएमवी हमारा क्या होगा, आंसर। और मैं आपको बता देता हूँ एक उड़ता उड़ता क्वेश्चन कि जो टोबैको है, टोबैको हमारा किस फैमिली में आता है। तो टोबैको आता है हमारा सोलनेसी फैमिली का क्या है, एक ये सदस्य माना जाता है। कौन, तंबाकू का पौधा। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो फूड पॉइजनिंग है वो किसके द्वारा की जाती है। इसे बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। को मतलब है कि भोजन विषयुक्तता। ठीक है, मतलब फूड पॉइजनिंग जो होती है किसके कारण की जाती है, तो ये होती है हमारी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये की क्या है, एक टाइप का क्या है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। हमें फूड पॉइजनिंग का तब पता चलता है जब हमारी टंग, जीभ में क्या हो, सूजन आ गई हो, या हमें खाना निकलने में क्या हो रही हो, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, या फिर जब किसी इंसान को कोई वस्तु दो दो दिखाई देने लगती हो। ये सब तीनों क्या हैं, उसी के लक्षण हैं कि आपको क्या हो रही हो, फूड पॉइजनिंग हो रही हो। ठीक है, इसके और भी लक्षण हैं, मतलब मुख्य लक्षण जो हैं ये तीन ही होते हैं। ठीक है, जीभ का सूजना, आपको दो दो चीज़ें दिखाई देना, और आपको मतलब खाना निकलने से संबंधित कोई ऐसी समस्या। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपको ना सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखते हैं फिर अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बताओ कि उसको कौन करते हैं। नाइट्रिफिकेशन कौन करता है और डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है। ये तीन दिए हैं इसके सामने आपको मिलान करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या मतलब होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जो वातावरण में जो नाइट्रोजन मौजूद है, उस नाइट्रोजन को क्या करना, उस नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिसको पौधे आसानी से ले सकें या उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अगला है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है, वो क्या होता है, वो होता है जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया का किस में बदलना, नाइट्रेट में बदलना। नाइट्रेट का मतलब होता है NO3- में बदलना। ठीक है, अब बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन की। ये डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है जो हमारा नाइट्रेट है, मतलब जो हमारा
NO3 माइनस है, इसका किस में बदलना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बदलना, इसको हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। और ये तीनों प्रक्रिया में कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल, या इन तीनों प्रक्रिया के लिए कुछ बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं जो किस किस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जब हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्लोस्ट्रीडियम और अजोटोबैक्टर। ये दोनों क्या करते हैं हमारे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसलिए ये होगा ए का आंसर। अब देखते हैं नाइट्रीफिकेशन, मतलब नाइट्रीफिकेशन कौन करता है। नाइट्रीफिकेशन का मतलब होता है अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना। ठीक है, मतलब NO3 में माइनस में बदलना अमोनिया का, तो ये करता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, मतलब ये होगा हमारा बी का आंसर। अब देखते हैं हम अपना क्या, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है नाइट्रेट का वापस नाइट्रोजन में बदलना, तो वो कौन करते हैं हमारे, थायोबैसिलस और सूडोमोनास। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा आप इसको एक पेज पे लिख लें और इसको याद कर लें, बहुत ही अच्छे से। हो सकता है ये इस बार किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए, चाहे आपका LT उत्तराखंड का साइंस का हो या फिर दिल्ली का DSSB हो या फिर कोई भी आगे चलकर आने वाले क्या हो एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तब। देखते हैं फिर अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में अब हम देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मतलब वो बताओ जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकता हो, मतलब नाइट्रोजन का क्या कर सकता हो, स्थिरीकरण कर सकता हो अपने फ्री स्टेट में। ठीक है, तो वो कौन होता है, वो होता है हमारा अजोटोबैक्टर होता है। ठीक है, जबकि जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम हमारा सिम्बायोटिक फॉर्म में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, और ये किसके जड़ों में पाया जाता है, हमारे लेग्यूम्स में, मतलब जो हमारे दलहन वाले पौधे होते हैं उनके जड़ों में हमको देखने को मिलता है कौन, राइजोबियम। ठीक है, ये वहाँ पर क्या बनाता है, नोड्यूल, मतलब कुछ गांठें बनाता है उनके जड़ों में, जिनकी मदद से ये क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लेकिन सिम्बायोटिक फॉर्म में, मतलब सहजीवी अवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कॉलीफाज है, मतलब इसका कहने का मतलब है कॉलीफाज 5×174। अब देखो कॉलीफाज क्या होते हैं। कॉलीफाज वो ऐसे क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं कॉलीफाज। ठीक है, जिसका एक स्ट्रेन है, इसको बोलते हैं 5, जो ये आप देख रहे हैं ना गोला और उसके ऊपर एक डंडा, इसको बोलते हैं 5×174। अब इसमें पूछा गया है इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारा कॉलीफाज होता है, मतलब ये जो वायरस होता है जो क्या है 5×174, इसमें क्या मौजूद होता है, DNA, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड वाला DNA मिलेगा, ऐसा मिलेगा, लेकिन क्या होगा वो DNA होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा वो बैक्टीरिया बताओ जो फ्री लिविंग स्टेट में एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स कर सकता हो, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता हो। एनारोबिक का मतलब है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। ठीक है, एरोबिक का मतलब होता है जब वातावरण में क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब होता है जब उसको या वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद ना हो। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, इसमें दो चीज़ याद रखना, फ्री लिविंग एनारोबिक, बस आपको अगर ये दो शब्द याद हैं, फ्री लिविंग एनारोबिक, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्लोस्ट्रीडियम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो क्या बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं, METHANE। मीथेन गैस जो बनाने वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये कहाँ मिलते हैं, जो हमारे गाय होती है या जो हमारी भैंस होती है बुफेलो, उसके कहाँ मिलते हैं, गट में मिलते हैं। गट का कहने का मतलब है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है हमारी जो आहार नाल है, इसमें जब मिलेंगे तुम्हारे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया जो मीथेन बनाते हैं। ठीक है, तो अब बताओ जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो कौन से ग्रुप में आते हैं, तो ये हमारे आते हैं आर्की बैक्टीरिया में, क्योंकि ये बहुत विचित्र अवस्था में रह सकते हैं या फिर अलग अलग
कंडीशन में रह सकते हैं। जैसे ये बहुत हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं, ये बहुत सलाइन कंडीशन में रह सकते हैं। सलाइन मतलब जो खारी जगह हो, जहाँ पे नमक की मात्रा क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिड मौजूद हो। ठीक है, ये सब इन तीनों अवस्थाओं पर रह सकते हैं, इसीलिए इनको दुनिया का विचित्र प्राणी भी बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया। अब इनमें ये जो खासियत है ये किसकी वजह से है, ये इनकी जो सेल वॉल है उसकी वजह से इन तीनों में या आर्की बैक्टीरिया ग्रुप में ऐसी क्या है खासियत कि ये अलग अलग कंडीशन में रह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से वो बैक्टीरिया बताओ जो फ्री अवस्था में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता हो, या फिर निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, हमारा अजोटोबैक्टर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसमें कहने का मतलब है एक जो है मायोबैक्टीरियम है, ये क्या इस्तेमाल करता है, प्रोपेन का इस्तेमाल करता है सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के लिए किसका इस्तेमाल करता है, प्रोपेन का। लेकिन ये कन्वर्ट करता है साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सानोन में। ठीक है, लेकिन जिसका ये उपयोग नहीं करता है, ये उपयोग नहीं करेगा, लेकिन जो सूडोमोनास होते हैं वो इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो बनाएगा, इसने मान लो ये क्या बनाया, साइक्लोहेक्सानॉन बनाया, ये इसका उपयोग नहीं करेगा। इसका उपयोग कौन करेगा, कोई दूसरा जंतु क्या करेगा उपयोग, वो दूसरा जंतु कौन है, सूडोमोनास उपयोग करेगा। तो इसलिए ये जो सहजीवी संबंध है इसको हम क्या बोलते हैं, और ये खुद किसका इस्तेमाल करेगा, प्रोपेनॉन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो ये सहजीवी संबंध है ये किस में आता है, कॉमेंसलिज्म में आता है। ठीक है, कॉमेंसलिज्म में आता है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ये बताओ निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब है मान लो ये एक है हमारी सेल, इसके बीच में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इसके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं है। झिल्ली अगर नहीं होगी तो वो कौन होते हैं, हमारे बैक्टीरिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारा बैक्टीरिया होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही कहीं भी पड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाहर कोई भी झिल्ली जो है मौजूद नहीं होती है। यही क्या है, हमारे बैक्टीरिया की विशेषता है, यह क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और इनमें से जो बैक्टीरिया है वो क्या है, सूडोमोनास। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बैक्टीरिया के बारे में या बैक्टीरिया के फ्लैजिला के बारे में। तो यार देखो, मान लो ये है सिंपल सा सस्ता सा डायग्राम किसका, बैक्टीरिया का। उसकी बॉडी में ना एक फ्लैजिला लगा होता है। फ्लैजिला का मतलब होता है जो इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या करे, मदद करे। अब ये एक भी हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकते हैं, क्या, फ्लैजिला। ठीक है, ये इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मतलब इसकी लोकोमोशन कराने में क्या करता है, इसकी मदद करता है। कौन, फ्लैजिला। ठीक है, अब ये फ्लैजिला के बारे में ही तुम्हें पढ़ना है। मान लो एक बैक्टीरिया है, इसकी बॉडी पे अगर फ्लैजिला मौजूद नहीं है तो हम इसको बोलेंगे एट्राइकस। ठीक है, मान लो एक बैक्टीरिया है और इसकी बॉडी में क्या है, जो फ्लैजिला है वो लगा हुआ है। ठीक है, मतलब एक ही फ्लैजिला मौजूद है किसी भी एक साइड पर, ये इसकी पहली साइड, ये इसकी दूसरी साइड। मान लो किसी भी एक साइड पर एक फ्लैजिला लगा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। ठीक है, ट्राइकस का जो है शब्द है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फ्लैजिला के लिए। ठीक है, मतलब दो साइड में से किसी भी एक साइड और एक ही फ्लैजिला लगा है तो हम इसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं लोफोट्राइकस की। लोफोट्राइकस का मतलब होता है क्या, जब गुच्छे में लगे हों फ्लैजिला, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला का मतलब फ्लैजिला लगे हैं गुच्छों में, ये लगे हैं गुच्छों में लगे हैं। ठीक है, वो एक ही तरफ मिलेंगे, या तो इस तरफ मिलेंगे या तो इस तरफ मिलेंगे। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये जो गुच्छे हैं ये क्या मिले, दोनों तरफ लगे, इस साइड भी लगे और इस साइड भी हमको लगे हुए मिले, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। या मैं ये कह सकता हूँ जब
एक फ्लैजिला इस साइड मिले, एक फ्लैजिला इस साइड मिले, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। ठीक है। अब एक होता है हमारा पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब होता है पूरी बॉडी पे फ्लैजिला का मिलना। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो इसमें पूछा है एक बैक्टीरिया है जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला का गुच्छा लगा हुआ है ऑन बोथ द पोल्स मतलब दोनों पोल्स पे, इस पोल पे भी और इस पोल पे भी। जनरली ये जो साइड है, ये जो पहली साइड है या फिर जो दूसरी साइड है, मैं तो जनरली इनको बोलता हूँ साइड, कि ये पहली साइड ये दूसरी साइड, लेकिन बुक वाले इसके लिए नाम इस्तेमाल करते हैं पोल। ये पहला पोल और ये दूसरा पोल। तो जब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला के गुच्छे क्या लगे हों, दोनों पोल पर लगे हों, तो हम उनको क्या बोलते हैं, तो हम उनको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है हमारा एम्फीट्राइकस। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो ऑटोक्लेव है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो देखो ऑटोक्लेव ना, मान लो एक क्या है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम, मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कोई औजार इस्तेमाल करा, मान लो मैंने कोई कैंची इस्तेमाल करी, ठीक है, और वो क्या हुई, वो दूषित हो गई। मान लो ये कैंची है, मैंने इससे क्या करा है, कोई ऑपरेशन किया है, ठीक है, और अब ये कैंची क्या हो गई, दूषित हो गई। मतलब दूषित कहने का मतलब है इस पे या तो बैक्टीरिया लग गए या कुछ वायरस लग गए। अब मैं चाहता हूँ इसको जो कैंची है इसको क्या करूं, साफ़ कर दूं या अच्छे से क्या कर दूं, धो दूं। तो मैं इस कैंची को उठा के इस डब्बे में डाल दूंगा, ठीक है, और साइड से इसको निकाल दूंगा। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है ये क्या करता है, इसको बैक्टीरिया और वायरस इसमें से हटा देगा या फिर इसको क्या कर देगा, बैक्टीरिया और वायरस से रहित कर देगा। ठीक है, तो यही जो प्रोसीजर है इसे क्या बोलते हैं, या फिर ये जो प्रक्रिया है इसे क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया या फिर निर्जमीकरण। निर्जमीकरण का मतलब है, मान लो ये मेरी जो कैंची थी इस पर क्या किया था, बैक्टीरिया और वायरस जम गया था, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन, जिसमें हम उपयोग करते हैं ऑटोक्लेव का। ऑटोक्लेव एक मशीन है या एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, निर्जमीकरण करता है। निर्जमीकरण का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कोई चीज़ लगी हुई हो, उसके हटाने को, या जब वो हट जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, निर्जमीकरण। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी बीमारी या कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा टीबी होता है ये किससे होता है, या ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है मायोबैक्टीरियम, MYO, मायो, BACTERIUM, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका पूरा नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और बाकी जो तीनों हैं रेबीज, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, ये तीनों किससे होती हैं, वायरस से होती हैं। अकेला टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बैक्टीरिया से होने वाले रोग बताओ, मतलब इनमें से कौन सा रोग जीवाणुविक रोगजनक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जैसा कि आप देखते हैं एप्पल में, सेब में जो दंड अंगमारी है या मतलब फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है वो किससे होता है, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाने वाला रोग होता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बैक्टीरिया की सेल वॉल के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड से। ये एंटीजेनिक नहीं होती है, ये बैक्टीरिया को शेप देता है या फिर इसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। तो जब हम इसको देखेंगे तो हम इसमें क्या देखेंगे कि जो हमारा ये म्यूकोपेप्टाइड की तो बनी होती है, ये एंटीजेनिक नहीं होती है, तो ये क्या है हमारा, या फिर ये क्या होगा हमारा, इसका गलत आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाला रोग बताओ, तो वो होता है हमारा टीबी। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। आगे देखते हैं, इनमें हमसे पूछा है बैक्टीरियल कन्वर्जन मतलब NO3 का N2 में बदलना, इसे हम क्या बोलते हैं, या इस प्रक्रिया जो जीवाणु द्वारा कराई जाती है या इनके द्वारा
की जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया था NO3 होता है हमारा नाइट्रेट, NITRATE नाइट्रेट। अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो क्या होता है NO3 माइनस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रेट। और इसका किस में बदलना N2 में, N2 का मतलब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, इसको हम क्या बोलते हैं डीनाइट्रीफिकेशन, ठीक है, डीनाइट्रीफिकेशन हम इसको बोलते हैं, जो कि जीवाणुओं द्वारा करी जाती है, या NO3 का N2 में बदलाव जो किया जाता है वो जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा डीनाइट्रीफिकेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो श्वसन एंजाइम है जीवाणुओं में कहाँ पर पाए जाते हैं। मान लो ये क्या है एक बैक्टीरिया और इसके अंदर क्या है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है जो हमारी बाहर की सेल वॉल होती है वह तो वैसे ही रहती है, लेकिन अंदर की सेल वॉल जो है ऐसे थोड़ी अंदर को क्या होती है मुड़ जाती है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, और मतलब अंदर की तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या हो जाती है ऐसे फोल्ड हो जाती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं मीजोजोम्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है या तो आप इसका आंसर सेल मेम्ब्रेन बता सकते हैं और या फिर बोल सकते हैं कहाँ होते हैं हमारे मीजोसोम्स में। मीजोसोम्स उसे कहते हैं जब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ या इसमें बन जाती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर अपीयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन इट इज कॉल्ड मीजोसोम्स, ठीक है। एंड इन मीजोसोम्स द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा सेल मेम्ब्रेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा इनमें से किसको बायो इंसेक्टिसाइड की तरह उपयोग किया जाता है, मतलब जैविक इंसेक्टिसाइड, तो वो होता है हमारा बेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। इसके बारे में आप NCERT में पढ़े होंगे, NCERT में कौन से चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है वो माइक्रोब बताओ जो क्या कर सकता है ऑयल स्पिल को हटा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कहीं कोई जगह है वहाँ पर मेरा क्या गिर गया तेल गिर गया, मेरे से मतलब पेट्रोल गिर गया या तेल गिर गया, और वहाँ पर मैंने इस जीवाणु को डाला और थोड़ी देर बाद वो जगह क्या हो गई बिल्कुल पहले की जैसे एकदम क्लीन हो गई, मतलब अब वहाँ पर कोई भी तेल मौजूद नहीं है। तो कहने का मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है, तो वो कौन है? वो होता है हमारा सूडोमोनास पुटिडा, और ये क्या है एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। मान लो यहाँ पर तुम्हारे घर में या कहीं पर भी तेल गिर गया, तो अगर उसके ऊपर तुम ये सूडोमोनास पुटिडा डाल दोगे ना तो ये इसको खा जाएगा और थोड़ी देर में क्या होगा वो पूरी जगह पहले की तरह क्या हो जाएगी साफ़ हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइएजोट्रॉफ इज फोटो ऑटोट्रॉफिक इन एन एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है वो क्या है डाइएजोट्रॉफ, और क्या है अपना खाना खुद बनाता है लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो वो होता है हमारा रोडोस्पाइरिलम, ठीक है। जहाँ पर भी डाइएजोट्रॉफ होगा उसका आंसर हमारा क्या होगा रोडोस्पाइरिलम। इसको आप इस बात से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो टेटनस रोग है वो उत्पन्न किससे होता है, मतलब टेटनस डिजीज़ किससे उत्पन्न होती है, तो वो होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से। सल्मोनेला टाइफोसो या सल्मोनेला टाइफी से क्या होता है टाइफाइड, ठीक है। और डिप्लोकोकस निमोनिया को तो किस में इस्तेमाल करते हैं, किस में ग्रिफिथ ने इस्तेमाल किया था, ठीक है, अपने प्रिंसिपल को दर्शाने के लिए। और जो मायोबैक्टीरियम है मायोबैक्टीरियम की स्पीसीज से क्या देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस, या जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उससे हमें क्या देखने को मिलता है टीबी रोग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से सल्फर बैक्टीरिया कौन सा है। तो हम जब भी देखेंगे सल्फर बैक्टीरिया के बारे में तो वो होता है हमारा बैगियोटा, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया कौन सा होता है, या फिर इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या होता है हमारा बैगियोटा होता है। तो देखिए बैगियोटा में क्या होता है, इसको चाहिए होता है एनर्जी, तो ये एनर्जी कब लेता है जब H2S को ये क्या करता है हाफ O2 से रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है सल्फ़र बनाता है और साथ में H2O रिलीज़ करता है, और इसी सल्फ़र को ये अपना एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये
H2S, जो H2S है, ये जो कंपाउंड है, इसका क्या करता है, ऑक्सीडेशन करके अपने लिए क्या बनाता है, सल्फर, और इसी का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से हमसे पूछा गया है जो पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब है यूटिलाइज्ड इन फ्लेक्स या जूट स्टेम, जिसे हम रेटिंग भी बोलते हैं, वो कौन है, मतलब अलसी या जूट के स्तंभ के अपगलन, जिसको हम रेटिंग भी बोलते हैं, उसमें प्रयुक्त होने वाला पेक्टिन पाचक सूक्ष्मजीवी कौन है। तुम्हें सीधा सीधा बताना है, वो बताओ, वो माइक्रोब बताओ या वो सूक्ष्मजीवी बताओ जो पेक्टिन को क्या करता हो, डाइजेस्ट, या मतलब पेक्टिन को पाचक करता हो या पेक्टिन पाचक करता हो। तो वो होता है हमारा क्लोस्ट्रीडियम फैल्सीनियम। ठीक है, ये तुम्हारा क्या करता है, ये तुम्हारे पेक्टिन को पाचक करता है, पेक्टिन का पाचक होता है ये। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस प्रोटीन इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। निम्न में से कौन सा जीवाणु या अविषाणु पैदा करता है जो पीड़क कीटों के जैविक नियंत्रण में प्रभावकारी होता है। तो जैसा कि आपको जानते हैं वो कौन होता है, बेसिलस thuringiensis। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट मतलब ये जिस भी आप प्लांट में डालोगे उस प्लांट में कोई भी इंसेक्ट इसको ख़राब नहीं कर पाया था, और ये इस्तेमाल किया जाता है हमारे क्रॉप बनाने के लिए, जिसका नाम क्या है, बीटी कॉटन, जिसमें से जो बीटी जीन था वो किससे लिया गया है, इससे। वो कौन, बेसिलस thuringiensis से बीटी जीन हम लेते हैं, जिसको हम किस में डालते हैं, कॉटन के प्लांट में डालते हैं, और उस ट्रांसजेनिक प्लांट का नाम होता है बीटी कॉटन, जिसमें कोई भी इंसेक्ट या मैं बोलूँ कोई भी कीट उसमें हानिकारक या उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, इतना सब करने के बाद। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो डीएनए के वृत्ताकार अणु पाए जाते हैं, मतलब सर्कुलर डीएनए किस में मिलता है। तो भैया जो सर्कुलर डीएनए मिलता है ये मिलता है ज़्यादातर हमें प्रोकार्योट्स में। ठीक है, प्रोकार्योट्स मतलब बैक्टीरिया में तो हमें ही मिलेगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमें सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा साइक्लोहेक्सामाइड है या एक्टिडायोन है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो हमारा कहाँ से लिया गया है, स्ट्रेप्टोमाइटिस ग्राइसियस से, ज़ैंथोमोनास सिट्री से, अर्विनिया माइलोवोरा से, या स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या दिया है इसके बीएस से। तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो हमारा ये साइक्लोहेक्सामाइड है ये हमारा किससे लेते हैं, ग्राइसियस की स्पीसीज से मिलता है, या एक्टिडायोन हमको स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा राइबोसोम मिलता है जो किसी ऑर्गेनल में हायर ऑर्गेनिज्म में भी मिलता है। कहने का मतलब है राइबोसोम के ऐसे प्रकार जो उच्च जैवों के कुछ खास कोशिकांग में भी मिलते हैं वो कौन से होते हैं, या वो किस में भी मिलते हैं, वो बैक्टीरिया में भी मिलते हैं। ठीक है, मान लो एक राइबोसोम है, मान लो जो राइबोसोम है मेरा वो कौन सा टाइप है, समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, मान लो ये राइबोसोम है और ये मेरा किस में मिल रहा है, 70S मिल रहा है। 70S मिल रहा है किस में, राइबोसोम बैक्टीरिया में। तो ऐसा ही हो सकता है यही वाला जो राइबोसोम है या 70S टाइप का जो राइबोसोम है ये हमारे कुछ क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमको देखने को मिलता है, जो कि हमारे हायर प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है एक insect resistant transgenic cotton has been produced by inserting a piece of DNA from मतलब कीट रोधी परजीवी कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेशन से किया गया है। अब ये बताओ वो खंड जो है आपने किससे लिया था। तो खंड जो है वो हमने किससे लिया हुआ है, एक बैक्टीरिया से लिया हुआ है जिसका नाम क्या है, बेसिलस thuringiensis। ठीक है, जिससे हमने क्या लिया है, एक बीटी जीन लिया है जो कि क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, कहाँ, प्लांट के अंदर। तो अब जब भी कोई कीट इस पौधे में आएगा और इस प्रोटीन को खाएगा तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, किसकी, इंसेक्ट की। और इस तरह से जो हमारा बीटी कॉटन या मतलब जो हमारा कपास का पौधा है इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा और इससे क्या होगा, किसानों को फ़ायदा होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू एजेंसी ऑफ वायरस। कहने का मतलब है एक बैक्टीरिया से जो इसका जेनेटिक मटेरियल है
दूसरे बैक्टीरिया में इस जेनेटिक मटेरियल को डालना एक वायरस की मदद से, या मैं बोलूँ वो वायरस का नाम अगर टेक्निकल टर्म लूँ तो उसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफाज, BACTERIO PHAGE, इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफोज या बैक्टीरियोफोज या बैक्टीरिया फेज, ठीक है, BACTERIO बैक्टीरियोफेज, ठीक है। कहने का मतलब है ये बैक्टीरियोफेज जो नाम दिया गया है वो एक वायरस को दिया गया है, या वो वायरस जो बैक्टीरिया को नुकसान प्रदान करता है, या बैक्टीरिया में क्या करता है, कोई रोग उत्पन्न करता है, या बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है, ठीक है। जब एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को मेरे को दूसरे बैक्टीरिया में डालना है, लेकिन मैं मदद किसकी लूँगा, वायरस की मदद से, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन, ठीक है, TD में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ट्रांसडक्शन। और इसको जो सबसे पहले खोजा गया था वो किसने खोजा था, जिंडर और लेडरबर्ग ने, ठीक है। जिंडर और लेडरबर्ग की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, ZINDER जिंडर, और जो लेडरबर्ग हैं हमारे उनकी स्पेलिंग है LEDERBERG, लेडरबर्ग ने। और ये कब खोजा था, 1952 में, मीन्स 1952 में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया में एक रिप्रोडक्शन का तरीका होता है, मतलब बैक्टीरिया में जो प्रजनन होता है उसका एक तरीका होता है। टोटल तरीके होते हैं 3, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया, ट्रांसडक्शन। चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका होता है ट्रांसडक्शन, TRANSDUCTION, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक शब्द आता है CONVERT, कन्वर्ट। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम जो जानते हैं वो किस में जानते हैं, बैक्टीरिया में जानते हैं। ट्रांसडक्शन का प्रोसेस ये किसने दिया गया है, ग्रिफिथ ने दिया है। कब दिया है, 1928 में दिया है, जो बहुत ही फेमस है, ग्रिफिथ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये ट्रांसडक्शन नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, TRANS, ट्रांस FORMATION, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। जो किसने दिया है, ग्रिफिथ में, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में बदल जाता है, ठीक है, समझ गए। और या फिर मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया है वो किस में बदल जाता है, नॉन कैप्सुलेटेड में। या मैं कहूँ एक जेनेटिक मटेरियल जो तुम लोगे वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से लेकर नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में डालोगे, ठीक है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का DNA लिया और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में डाल दिया। अब ये कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड क्या है, वो बैक्टीरिया जिसके बाहर एक लेयर मिले, ठीक है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल मिले, वो होता है कैप्सुलेटेड। जिसमें वो कैप्सूल ना मिले उसे क्या बोलते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड। कैप्सूल का मतलब कुछ नहीं है, कैप्सूल का मतलब सिंपल सा है, एक लेयरिंग या एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसी बैक्टीरिया के बाहर, ठीक है, समझ गए। अब है तीसरा प्रोसेस। पहला हमने पढ़ा ट्रांसडक्शन, दूसरा हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्जुगेशन, CONJUGATION, कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, मान लो 2 बैक्टीरिया हैं, ये मेरा पहला बैक्टीरिया है, ये मेरा दूसरा बैक्टीरिया है। इसमें क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी या एक ट्यूब बन जाएगी। इस ट्यूब के माध्यम से इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में पहुंच जाएगा, ठीक है। मेरे इस जो ट्यूब बनी है, ट्यूब के माध्यम से या फिर ट्यूब के माध्यम से मेरा पहले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये किसने खोजा था, या मैं ये कहूँ इसमें जो मेल बैक्टीरिया है या मेल स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, इसका DNA किस में पहुंच जाएगा, फीमेल में पहुंच जाएगा,
ठीक है, ये भी मैं इसको इस बात से भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। और जिसका जेनेटिक मटेरियल जा रहा है वो हमेशा क्या होता है, मेल। जिसमें जाएगा वो होगा फीमेल, या जो एक्सेप्ट करेगा वो हमेशा क्या होगा, फीमेल बैक्टीरिया, ठीक है। और इसको बताया था किसने, लेडरबर्ग, LEDERBERG, लेडरबर्ग, और टॉटम ने, TAUTUM, ठीक है। TAU भी लिखते हैं और कभी कभार इसमें सीधा ये U है कोई कोई गायब कर देता है, ठीक है। मतलब स्पेलिंग क्या बोलता है, TATUM, टैटम बोलता है, ठीक है। और ये कब इन्होंने बताया था, ये कब बताया है, 1944 में बताया है, ठीक है। मतलब इन्होंने बताया है 1944 में बताया गया है बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो फिर देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है इनमें से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताओ। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन है, देखो हम जब बैक्टीरिया को, यार ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का मतलब है कोई बैक्टीरिया कोई कलर ले लेगा तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव, अगर उसमें कलर नहीं लेगा तो हम उसको बोल देंगे नेगेटिव, ठीक है। अब बैक्टीरिया को जो कलर देने का तरीका है उसे हम बोलते हैं स्टेनिंग, STAINING, स्टेनिंग बोलते हैं। इस जो बैक्टीरिया को कलर देने का जो प्रक्रिया शुरू करी है या जिसने बताई थी उनका नाम क्या था, ग्राम, ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। अब बताता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें होता है तुम्हें क्या करना है, एक सॉल्यूशन लेना है किसका, क्रिस्टल वॉयलेट का, और आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। मतलब एक घोल बनाना है जिसमें क्या हो, क्रिस्टल वॉयलेट हो और क्या हो, आयोडीन का सॉल्यूशन हो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एक बैक्टीरिया पकड़ना है, उस बैक्टीरिया को पहले इसमें डुबाना है इस घोल में जिसमें क्या मिला हुआ है, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। तुमने इस बैक्टीरिया को इसमें डुबा दिया, मान लो इसको रख दिया 1-2 मिनट के लिए। अब तुमने उस बैक्टीरिया को निकाला, तुमने वहाँ से इस बैक्टीरिया को निकाला, ठीक है। इस बैक्टीरिया पे इस समय जो कलर होगा वो कौन सा होगा, पर्पल कलर होगा, ठीक है। पर्पल कलर होगा, ठीक है, पर्पल कलर होगा। अब तुमने क्या करना है, इस बैक्टीरिया को लिया, तुमने एक दूसरे सॉल्यूशन में इसको डालना है, ठीक है। वो सॉल्यूशन किसका होगा, या तो एसीटोन का होगा, एसीटोन का होगा, या किसका होगा, अल्कोहल का होगा। इसमें क्या करना है, इस बैक्टीरिया को इसके ऊपर डालना है, मतलब एसीटोन को या अल्कोहल को इस पर्पल कलर का जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर डालना है। अब आपको देखना है कि इसने क्या किया, अगर जो तो इसके ऊपर पर्पल कलर अब भी मौजूद है तो हम इसको बोलेंगे ये बैक्टीरिया कैसा है, पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर आप देखोगे कि इसमें से पर्पल कलर पूरा क्या हो गया, गायब हो गया, या इसमें पर्पल कलर नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या है, नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है। तो फाइनली बात ये होती है कि जो पर्पल कलर का बैक्टीरिया है उसमें क्या होगा, पर्पल कलर, मतलब जो हमारा पर्पल कलर जिसमें है उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिसमें कलर नहीं है या ब्लू के या पर्पल कलर से कोई दूसरा कलर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो देखो जनरली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसमें कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। क्यों होता है रेड कलर, क्योंकि एक ने ले लिया पर्पल तो वो तो हो गया पॉजिटिव, और दूसरा जो हमारा एसीटोन या अल्कोहल जो हम सॉल्यूशन लेते हैं ये कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, या मैं बोलूँ ये रेड कलर ले लेता है, ठीक है। भिगाने के बाद पर्पल कलर में से जो पर्पल कलर है इसमें इसको अगर हम ऐसी अल्कोहल से या एसीटोन से धोएंगे तो इसमें रेड कलर बचेगा, ठीक है। तो जिसमें रेड कलर होगा वो होंगे ग्राम नेगेटिव, जिसमें पॉजिटिव होगा वो कौन से होंगे, पर्पल कलर का, ठीक। तो ये था समझाने का तरीका, मैंने इसको तुम्हें बता दिया है, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझा दिया है, ठीक है। बाकी देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया, इसमें पूछा है भैया बता दो जो कि ग्राम पॉजिटिव हो। ग्राम पॉजिटिव का मतलब है जिसमें क्या हो, पर्पल कलर मौजूद हो, ठीक है, या फिर इतनी प्रक्रिया करने के बाद उसमें क्या बचा हो, पर्पल कलर बचा हो, तो वो होता है हमारा कॉर्नी बैक्टीरियम। कॉर्नी बैक्टीरियम क्या है, ग्राम पॉजिटिव।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक HFR स्ट्रेन का क्या है, ई कोलाई। ई कोलाई मतलब एस्चेरिया कोलाई। इसको कितना समय लगता है कि जब ये अपना पूरा जीनोम डाल दे किस में, FR स्ट्रेन में। कहने का मतलब है एक दो बैक्टीरिया हैं, एक है पहला ई कोलाई और एक है दूसरा ई कोलाई। इसको हमने नाम दे दिया पहले वाले को HFR स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब प्रजाति तुम इसमें कह सकते हो, या फिर बोल लो इसका नाम क्या रखा है, ई कोलाई का HFR, ठीक है। और दूसरी जो प्रजाति है वो क्या है, सिंपल की, जिसका नाम क्या है, F स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब है उसकी वैरायटी या वैरायटी कह सकता हूँ, ठीक है। ई कोलाई की पहली वैरायटी है HFR, ई कोलाई की दूसरी वैरायटी है F। कहने का मतलब है जो ये ई कोलाई का जो DNA है HFR वाला, ये कितना समय लेगा ताकि इसका जो DNA है वो F स्ट्रेन में पहुंच जाए, या HFR कितना समय लेता है अपना DNA ये F स्ट्रेन में पहुंचाने के लिए। तो देखो इसको लगता है आधा घंटा, 30 मिनट्स। मतलब जितना भी इसमें DNA है वो इस दूसरे स्ट्रेन में, मतलब H वाले स्ट्रेन में, F वाले स्ट्रेन में आधे घंटे के अंदर पहुंचा देगा, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें कौन सी क्या है, असत्य कथन है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट बताओ प्लाज्मिड के बारे में। इसमें पहले में पूछा है प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया। कहने का मतलब है एक बैक्टीरिया सेल है, एक तो है उसमें क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें पूछा है जो प्लाज्मिड है वो क्रोमोसोम के अलावा हैं, बिल्कुल सही है, क्रोमोसोम के अलावा मिलते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट है मोस्ट प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इन्फेक्शन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट डेथ ऑफ द होस्ट। ठीक है, प्लाज्मिड हम एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचा सकते हैं बिना उस दूसरी सेल को मारे हुए, बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन देखते हैं। अगले कथन में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भैया जो हमारा प्लाज्मिड है कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम। इस प्लाज्मिड को हम दूसरे जो हमारा होस्ट है उसके क्रोमोसोम में डाल सकते हैं, बिल्कुल सत्य भाई, इसमें मिला सकते हैं। इसमें पूछा है प्लाज्मिड्स आर इंटीग्रल बट इनर्ट पार्ट ऑफ जेनेटिक एलिमेंट, मतलब प्लाज्मिड अनुवांशिकी तत्वों के अविभाज्य किंतु निष्क्रिय अंग हैं। तो भैया देखो कभी भी प्लाज्मिड निष्क्रिय नहीं होता है, मतलब इनर्ट नहीं होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, गलत क्वेश्चन। यही हमसे सवाल में पूछा था, ठीक है। ये प्लाज्मिड क्या होता है, एक्टिव होता है, ये कभी भी इनर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये इनर्ट होता तो हम इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वेक्टर मतलब समवाहक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि मैंने आपको बताया था या तो ऑप्शन में क्या हो बैक्टीरिया या तो हो माइकोप्लाज्मा। अगर ये दोनों मौजूद हैं तो आपका आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा था, सिर्फ माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, BGA, इसमें जो पिगमेंट होता है, मतलब जो लाक्षणिक रंग होता है या जो इसमें रंग देने वाला पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है फाइकोसाइनिन पिगमेंट मौजूद होता है, जिसके वजह से इसमें क्या होता है, कलर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या बताओ, इन स्टेटमेंट पढ़ो और इनके बारे में बताओ। पूछा ये है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ये सॉइल बैक्टीरियम। कहने का मतलब है जो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है ये एक मृदा जीवाणु है, बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट है TI एंड RI प्लाज्मिड यूज एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर हायर प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। कहने का मतलब है पहले हमसे पूछा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस सॉइल में मिलता है, ठीक है, हमने बोला हाँ सॉइल में मिलता है। अब पूछा जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है जिसके अंदर क्या होता है, TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, इस प्लाज्मिड की वजह से क्या होता है, ट्यूमर का मतलब गांठ। दूसरा जो इसमें RI प्लाज्मिड है, पूछा है कि ये जो हम लेते हैं ये एग्रोबैक्टीरियम से लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये दोनों जो प्लाज्मिड हैं ये एग्रोबैक्टीरियम की सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि ऑप्शन 1 और 2 क्या है, दोनों सही जवाब है, मतलब बोथ 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि इसमें यही पूछा गया था उपयुक्त कथनों में से क्या सही है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर ए सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट वन पोल, मतलब बैक्टीरिया है एक फ्लैजिला एक ही तरफ मौजूद है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइनोबैक्टीरिया जो ग्रो होता है हरी लाइट में, उसका रंग कैसा होगा, तो भैया हरा ही तो होगा, हरी लाइट में प्रेजेंट होगा तो हरा ही होगा, सिंपल है। और वैसे भी साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मेट किस में मौजूद होता है, तो अभी मैंने आपको बता दिया टीआई प्लाज्मेट होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉर्क स्क्रू शेप का बैक्टीरिया कौन सा होता है। ठीक है, तो जो हमारा स्पाइरोचेट्स हुआ है इसका कौन सा कलर हुआ है या कौन से शेप का हुआ है, कॉर्क स्क्रू शेप का। ठीक है, कॉर्क स्क्रू मतलब होता है जो आप दीवार में कील ठोकते हैं ना, उसी शेप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन हैज़, मतलब जीन का ट्रांसफ़र करना है बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में, तो आपको बताना है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको क्या पता लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन में हमें किसकी ज़रूरत होती है, एक प्लाज्मिड की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये विस्तार से चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर इतना दोबारा समय बर्बाद करने की। ठीक है, तो फिर बाकी अब जो है अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो साइनोबैक्टीरिया की प्रजाति बताओ जिसके कारण जो हमारा समुद्र है वो लाल कलर का देखने को मिलता है। तो समुद्र का लाल कलर जो है वो हमारा ट्राइकोडेस्मियम एरीथ्रेकम की वजह से होता है, जो कि एक क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, या फिर एक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, समझ गए। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा क्या है फिलामेंटस बैक्टीरिया, मतलब तंतुमय जीवाणु कौन सा होता है, तो वो होते हैं हमारे एक्टिनोमाइसिटीज, इसी को बोलते हैं तंतुमय जीवाणु। अगला क्वेश्चन है जो हमारे आर्की बैक्टीरिया में क्या चीज़ मौजूद नहीं होती है, तो भैया जो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन होता है ये आर्की बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता है। आर्की बैक्टीरिया में भी जनरली ये हमारा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से, लेकिन आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है उसमें ये मौजूद नहीं होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है जो आर्की बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से विभिन्न बनाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का क्या है, परावलंबी, मतलब पैरासाइट की तरह रहता है दूसरे बैक्टीरिया पर, वो है बैलियो विब्रियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल के क्या बताने हैं, एग्जाम्पल, मतलब असीम केंद्रिक कोशिकी, तो वो होती है हमारी क्या होगा, एक तो होगी बैक्टीरिया और दूसरा क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। ये दोनों किस में आते हैं, मोनरा में आते हैं। हम आता तो वैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, मतलब साइनोबैक्टीरिया भी आता है, लेकिन उसमें रेड एल्गी नहीं आती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमारा क्या आंसर होगा, मीजोजोम, जो मैं आपको पहले विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ कि वो क्या होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है या हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी क्या होती है, फोल्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स, और इसी में क्या होते हैं, श्वसन प्रक्रिया के एंजाइम या श्वसन एंजाइम होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया की सेल में क्या चीज़ मौजूद नहीं होती है, तो भैया जो बैक्टीरिया की सेल है इसमें से वो कोशिकांग मौजूद नहीं होते हैं जिनके बाहर क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो हमारा आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मौजूद नहीं होता है किसी भी बैक्टीरिया में या प्रोकार्योटिक सेल्स में। अगला क्वेश्चन है मीजोजोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, जो हमारे मीजोजोम्स हैं वो किससे संबंध नहीं रखते हैं, तो सेल फॉर्म, सेल वो लोग बनाते हैं, तो कोशिका भित्ति के निर्माण में वो संबंधित होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में भी उनका संबंध होता है, रेस्पायरेशन मतलब श्वसन में भी उनका योगदान होता है, लेकिन प्रोटीन के बनाने में उनका कोई भी योगदान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में कौन सा चीज़ जो है वो
मौजूद होता है और वो दोनों में होता है, बैक्टीरिया में भी साइनोबैक्टीरिया में भी, वो है हमारा म्यूरेमिक एसिड। अगला क्वेश्चन है बोटुलिज्म से क्या होता है। तो बोटुलिज्म जो है ये हमारे में करता है फूड पॉइजनिंग, और जो इसकी प्रजाति है वो कौन सी है, क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम से क्या होता है बोटुलिज्म, इसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग भी इसको बोलते हैं, वो ये होती है क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन है इकोलाई में जो लेग ओपेरॉन है वो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, वो किया था जैकोब मोनार्ड ने। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से, मैं समझा देता लेकिन इसके कारण वीडियो क्या हो जाएगी, काफ़ी लेंथी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है बैक्टीरिया हैव कॉमा शेप। जो कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, मतलब इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विब्रियो। अगला है बैक्टीरिया में जो पिलाई है वो किसके काम आते हैं। तो भैया वो काम आते हैं कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कॉन्टैक्ट बनाने के लिए काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए प्रोफाज बोर्न इन होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रेप्लिकेशन। एक प्रोफाज है, प्रोफाज मतलब क्या है, एक वायरस है जो होस्ट सेल पे रहता है लेकिन उसका जो रेप्लिकेशन है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है, तो वो आते हैं हमारे लाइसोजेनिक। लाइटिक वाला क्या करेगा, उसको मार देगा, जिस पर वो रहेगा उसको मार देता है, ठीक है, और जो नहीं मारता है उसे बोलते हैं लाइसोजेनिक, जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। अगला क्वेश्चन है नॉड जीन जो है वो किस में मौजूद होते हैं। तो नॉड जीन जो है वो हमारे मौजूद होते हैं किस में, राइजोबियम में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो ग्रिफिथ है, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने डिप्लोकोकस निमोनिया में किया है वो क्या दिखाता है। तो वो दर्शाता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की, मतलब एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में बदल जाना, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वायरल डिजीज़ जो डोमेस्टिक एनिमल में होती है, मतलब पालतू जानवरों में वायरल बीमारी, मतलब वायरस से होने वाली। तो देखो टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से। जॉइंटिस किससे होता है, जब हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम होती है। निमोनिया भी हमें वायरस से नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो किससे हो, वायरस से हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोटुलिज्म क्या होता है। तो भैया जो हमारा बोटुलिज्म होता है इसमें क्या होता है, हमारे को फूड पॉइजनिंग होती है, और ये किससे होता है, एक बैक्टीरिया से हमको देखने को मिलता है। इसमें क्या पूछा गया है, डिजीज ऑफ प्लांट कॉज्ड बाय पैरासाइट, तो नहीं। डिजीज ऑफ एनिमल कॉज्ड बाय पैरासाइट बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय सैप्रोफाइट्स बैक्टीरियम नेम्ड क्लोस्ट्रीडियम, तो ये बिल्कुल सही होगा कि इसमें क्या होती है, फूड पॉइजनिंग होती है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम, जो कि क्या है, सैप्रोफाइटिक, मतलब मृतोपजीवी जीवाणु होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो ऑप्शन बताओ जिसमें सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, या फिर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती है, मतलब मैं उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, ना तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। तो हमको अच्छे से पता है वो कौन होते हैं, हमारे प्रोकार्योट्स, और प्रोकार्योट्स का बेस्ट एग्जांपल होता है बैक्टीरियल सेल। अगला क्वेश्चन है एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया बताओ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता हो। तो वो कौन है हमारा, एक तो अजोटोबैक्टर और दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम, दोनों क्या हैं, फ्री लिविंग में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक राइजोबियम, या बैक्टीरियम जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरियम कौन होता है। तो वो होता है हमारा राइजोबियम। राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है जो कहाँ रहता है, हमारे लेग्यूमिनेसी, मतलब दलहन वाले पौधों की जड़ों में रहता है, और क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, मतलब एक एंड पे क्या हों, गुच्छे हों, हम उसे क्या बोलते हैं, लोफो। अगर दोनों तरफ होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, एम्फी। पैरी का मतलब होता है जब चारों तरफ होते हैं, ठीक है, और मोनो का मतलब होता है जब एक ही हो सकता है कहीं पे भी, या तो इस पोल पे या उस पोल पे, ठीक है, तो मोनो का मतलब एक होता है, ठीक। ट्राइका जो वर्ड है ये हम इसके लिए करते हैं फ्लैजिला के लिए। फ्लैजिला हेल्प करता है लोकोमोशन में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अगला क्वेश्चन है हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया में, ये किसने खोजा था। तो भैया खोजा था ग्रिफिथ ने। अगला क्वेश्चन है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ये एक पेनिसिलियम है, मतलब एंटीबायोटिक है एक टाइप की, ये हमको किससे मिलती है। तो ये मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा पेप्टिडोग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन किस में मौजूद होता है। तो ये हमारा मौजूद होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेटरी एंजाइम बैक्टीरिया में कहाँ पर होते हैं? तो भैया वो होते हैं मीजोसोम्स में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मेजल्सन और स्थाल ने जो रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया था एक्सपेरिमेंट के लिए वो कौन था? तो वो था N15, मतलब नाइट्रोजन का जो 15 होता है वो क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जनरली नाइट्रोजन क्या होती है? 14 N14 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली नहीं है? तो जैसे कि आपको पता है पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। तो यही क्या होगा हमारा इसका आंसर। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट जो है उसमें कौन सी चीज़ उसके ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं करती है? तो देखा जाए तो ना तो प्रोटीएज प्रभावित करता है ना कि आरएनएज प्रभावित करता है। ठीक है। प्रोटीएज होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, आरएनए होता है आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला। तो इसका दोनों का रोल कहीं पर भी नहीं है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करता है अमोनिया को नाइट्राइट में? ठीक है। तो वो होता है हमारा नाइट्रोसोकोकस। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ ये सब पहले। ठीक है। बाकी आपको सिर्फ अभी एग्जाम्पल याद रखने हैं या फिर इनको रट लेना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो वो होती है राइजोबियम की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉड से बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो भैया उनको हम बोलते हैं क्या? कोकाई होता है हमारा स्पायरिकल शेप, बेसिलियाई होता है हमारा रॉड शेप, विब्रियो होता है हमारा कॉमा शेप, स्पाइरिला होता है हमारा स्पाइरिलम शेप। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनमें से किसको खोजा है वॉकमैन ने? तो भैया वॉकमैन ने जो खोजा है वो क्या बुक खोजा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। जो एक एंटीबायोटिक है इसको खोजा है वॉकमैन ने। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स हमारे क्या होते हैं? तो भैया जो प्लाज्मिड होते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म बताओ। तो वो है हमारा स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो होता है हमारा माइकोप्लाज्मा। क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए बैक्टीरिया आंसर ना होके क्या होगा? माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक पेड़ है जिसका नाम क्या है? कसूरिना। इसके पेड़ में सिम्बायोंट मतलब सहजीवी अवस्था में रह के नाइट्रोजन फिक्स कौन करता है? तो वो करता है हमारा फ्रांकिया। ये किस में मिलता है? अल्नस में भी देखने को मिलता है। फ्रांकिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में अल्नस के साथ भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर या जो सिट्रस कैंकर है ये रोग किससे होता है? तो भैया ये होता है हमारे बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से होने वाले रोग का नाम क्या है? सिट्रस कैंकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन से बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन करने में क्या करता है? हमारी मदद करता है या विनाइट्रीकरण में हमारी मदद करता है? तो वो होता है हमारा सूडोमोनास। डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? नाइट्रेट का या नाइट्राइट का कन्वर्जन से क्या बना देना? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से करेक्ट पेयर बताओ बैक्टीरिया और उनसे होने वाली बीमारी के बारे में। तो देखो, मायोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है? नहीं होता है। विब्रियो कोलोराई ट्यूबरक्लोसिस करता है? नहीं करता है। मायोबैक्टीरियम लेप्रोई वूपिंग कफ करता है मतलब काली खांसी? नहीं करता है। लेकिन फाइलिस जो है वो किससे होता है? ट्रेपोनीमा पैलिडियम से होता है। तो यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फ्री लिविंग एनारोबिक बताना है। तो आंसर आपको पता है क्या है? क्लोस्ट्रिडियम। फाइटोप्लाज्मा क्या होता है? तो कहने का मतलब है जो फाइटोप्लाज्मा है इसी को हम क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा, या फिर माइकोप्लाज्मा को पहले के ज़माने में क्या बोलते थे? फाइटोप्लाज्मा। और यही किस में रखे गए हैं? बैक्टीरिया के अंदर रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन में हमारी मदद करता है? तो वो है हमारा सूडोमोनास। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, साइनोबैक्टीरिया बताओ या ब्लू ग्रीन एल्गी बताओ जो अल्नस के जड़ों में मिलती है। तो मैंने अभी आपको बताया था वो कौन सा होता है? फ्रैंकिया। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। बैक्टीरिया को किस में रखा गया है? तो भैया बैक्टीरिया को हमने रखा गया है किस में? मुनरा में रखे गए हैं, या फिर जितने भी हमारे सारे प्रोकार्योट्स हैं वो किस में है? मुनरा में है।
न्यूक्लियस किस में अनुपस्थित होता है, मतलब किस में मौजूद नहीं होता है। तो भैया देखो जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोकार्योट्स या फिर प्रो न्यूक्लियस। इनमें प्रो न्यूक्लियस मिलता है, मतलब न्यूक्लियस से पहले की अवस्था मिलती है, लेकिन एक परिपक्व न्यूक्लियस नहीं मिलता है या फिर एक पूर्ण न्यूक्लियस नहीं होता है इनमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइकोप्लाज्मा इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ, मतलब जो हमारा ये माइकोप्लाज्मा है ये क्या करता है। ठीक है, तो जो हमारा माइकोप्लाज्मा है ये करता है लिटल ब्लाइट ऑफ ब्रिंजल। ठीक है, तो ये होगा हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिट्रस कैंकर किसका एग्जाम्पल है। तो ये होता है बैक्टीरियल डिजीज़ का एग्जाम्पल, मतलब जीवाणु जनित बीमारी का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन है वो किसने खोजा है। तो कॉन्जुगेशन किसने खोजा था, लेडरबर्ग एंड टॉटम ने। ठीक है, कॉन्जुगेशन किसने खोजा था, लेडरबर्ग टॉटम ने। कब खोजा था, 1944 में। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या होगा इस वीडियो का या फिर इस हमारे बैक्टीरिया टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन होगा। हमसे पूछा है इनमें से कौन सा होलोकार्पिक फंगस है। ये बल्कि ये टॉपिक फंगस से क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन ये इस वीडियो में आ गया तो आप इसे यहीं सॉल्व कर सकते हैं। होलोकार्पिक जो फंगस होती है वो होती है हमारी सेंट्राइकम। कौन सी होती है, सेंट्राइकम। ये आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये थे मेरी ओर से, या मैंने क्या कराया, बैक्टीरिया टॉपिक के सारे प्रश्न तो आपको करा दिए जो भी आज तक पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए थे, चाहे वो DSSB हो, उत्तराखंड का LT हो, GIC हो या प्रवक्ता हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें से बैक्टीरिया से ये प्रश्न बन सकते हैं या फिर इनके आने की क्या है, संभावनाएं है। अगर आप इसके बाद NCERT पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया टॉपिक वहाँ से, तो फिर आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बैक्टीरिया टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, धन्यवाद।